बच्चों अब आप जो उत्तक है उसमें सेकंड प्रकार के उत्तक उपकला उत्तक पढ़ने जा रहे हो। ये उत्तक के टॉपिक हर अंग तंत्र को पढ़ने में काम आएंगे और सभी अंग तंत्र के संरचना उसके क्रियाकलापों को समझने के पहले उत्तक की संरचना आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी आप उनके संरचनाओं को समझ पाओगे। उपकला उत्तक, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है ऊपर, किसी अंग तंत्र या अंग के ऊपर, और कला मतलब होता है आवरण, तो बोलते हैं कोशिका कला, कोशिका के आवरण, ऐसे उपकला यानी ऊपर आवरण। किसी भी अंग या अंग तंत्र के ऊपर यदि कोई आवरण हो तो इसे उपकला उत्तक कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गया? इसी के आधार पर शब्द में ही परिभाषा छिपा हुआ है कि वह उत्तक जो किसी दूसरे उत्तक या अंग के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें उपकला उत्तक कहते हैं। कोई भी अंग हो या कोई भी अंग तंत्र हो उसके ऊपर अगर ये पाया जाता है तो इस प्रकार के उत्तकों को उपकला उत्तक कहते हैं। उपकला उत्तक को सामान्यतः उपकला भी कहते हैं। तो अगर आप बार बार उपकला उत्तक उपकला उत्तक उपकला उत्तक कह रहे हो उसके जगह पे आप उपकला भी कह सकते हो। उपकला भी उपकला उत्तक के द्योतक है। अब हम बात करें कि उपकला, देखो बच्चों ये जो शब्द होते हैं ये उपकला हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे उत्पन्न किया, इसे बनाया, लेकिन वास्तविक जो इसका शब्द है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द है जिसे एपिथेलियल कहते हैं। और एपिथेलियल जो शब्द है ये शब्द रायस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया। रायस ने बताया कि उपकला क्या होता है, इन उन्होंने उपकला शब्द दिया। तो इसका जो रियल इंग्लिश मीनिंग है वो एपिथेलियल है। तो एपिथेलियल को ही उपकला कहते हैं। आप उपकला भी याद कर सकते हो, लेकिन उपकला जो शब्द है ये हिंदी में बनाया हुआ शब्द है, इसका वास्तविक रूप इंग्लिश में एपिथेलियल होता है। तो उपकला उत्तक या एपिथेलियल शब्द रायस नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब देखो एक बच्चे का विकास अगर गर्भाशय में हो रहा है और गर्भाशय में ये मान लो पहला भ्रूण रोपण हो गया और शुक्राणु अंडाणु निषेचन के बाद भ्रूण रोपण हो गया और फिर ये रोपण होने के बाद थोड़ा अंदर आता है पहले, और अंदर आने के बाद जब ये विकास करते हुए इस क्रम को पाता है और इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले इस भ्रूण के विकास में जो उत्तक बनता है उस उत्तक का नाम उपकला उत्तक है। यानी अगर सबसे पहले इस भ्रूण को बनाने में किसी प्रकार के उत्तकीय संरचना का निर्माण होगा, जैसे कि आप जानते हो युग्मनज बनेगा, फिर मोरुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा, ऐसे कई संरचनाएं बनते हैं और आपने 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो इस भ्रूण के विकास में जब ये कोशिकाएं ग्रुप बना करके उत्तक के रूप में परिवर्तित होंगे तो सबसे पहला फर्स्ट जो उत्तक बनेगा, जिस उत्तक का निर्माण होगा, उस उत्तक को यहाँ पर उपकला उत्तक कहते हैं। तो भ्रूणीय उत्पत्ति के दौरान सर्वप्रथम उपकला उत्तक का ही निर्माण होता है। तो ये एक आपका क्वेश्चन बन गया। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप जिस नीट की तैयारी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, भविष्य में डॉक्टर के एग्जाम्स में बैठोगे तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको अभी से याद करने होंगे और बहुत अच्छी तरह से इसे समझना भी होगा। तो भ्रूणीय उत्पत्ति के दौरान सर्वप्रथम उपकला उत्तक का निर्माण होता है। अब देखो उपकला उत्तक बन गया और हमारे शरीर को पोषण देने वाले पदार्थ रक्त होता है, लसिका होता है, लेकिन इसके पास रक्त वाहिकाएं इन उत्तकों में नहीं होते। सर ये कैसी बात हो गई, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं है, अगर इसमें रक्त नहीं है तो फिर इसको पोषण कौन देगा? तो आपने सुना होगा एक क्रिया होता है विसरण, जैसे कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, या उसमें अगर कोई मेम्ब्रेन या आवरण आ जाता है तो उसमें भी आवरण के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होगा। उदाहरण के तौर पे एक सूखा हुआ किशमिश है, उसको आपने पानी में डाल दिया, थोड़ी देर बाद किशमिश फूल जाता है। क्यों फूला? क्योंकि किशमिश में जल की कमी था, तो उसने जल को जो जिस क्षेत्र में आपने उसको रखा उस किशमिश के आवरण को, उसके कला को पार करता हुआ जल अंदर चला गया, वो फूल गया। थोड़ा देर और रख दो, बहुत सारे किशमिश रख दो, तो किशमिश के अंदर क्या होता है, मीठापन ग्लूकोज वो बहुत ज़्यादा है, तो वो निकल करके जल में आ जाता है। तो जिस जल में हम किशमिश को रखते हैं वो जल मीठा हो जाता है क्योंकि उसके ग्लूकोज बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से जिसकी सांद्रता जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम सांद्रता की ओर गमन होगा तो विसरण। तो इसके पास मानता हूँ रक्त वाहिकाएं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी
मान लो हमारे शरीर के रक्त नलिकाओं में, लसिका नलिकाओं में, दूसरे क्षेत्रों में रक्त बहुत ज़्यादा है और इनके पास रक्त वाहिका भी नहीं है, तो रक्त की कमी है, पोषक पदार्थ की कमी है, तो ये क्या करेगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की सहायता से पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेगा। तो पोषक पदार्थ मिलने से मतलब है, पोषक पदार्थ मिल गया तो इसको कोई हानि भी नहीं है। तो ये एक अलग पॉइंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन उत्तकों में रक्त वाहिकाएं नहीं होते और इनके जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ इन्होंने विसरण क्रिया द्वारा लेना होता है। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। इन उत्तकों में एक मुक्त स्तर होता है, एक और तो देह तरल की ओर और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। बच्चों जैसे मान लो कोई भी अंग है, जैसे मैं मान लो यहाँ पर हृदय की बात करता हूँ, हृदय तो ऐसे पेशी है, हृदय इस उत्तक की एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन इस हृदय में जैसे दो संरचनाएं हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ब्लड है तो ये देह तरल की तरफ हो गया और ये बाह्य वातावरण की तरफ हो गया। ऐसे ही हृदय के अलावा कोई और अंग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने किडनी ले लिया, वृक्क जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वृक्क जो होता है, इस वृक्क में बाहर के वातावरण की तरफ ये संरचनाएं हैं और इसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वृक्कक, इनके लिए एक क्षेत्र है, तो अंदर का जो क्षेत्र होगा इसे एक मुक्त स्तर कहते हैं। यानी ये जो उत्तक होगा इसके दो स्तर होंगे, एक मुक्त स्तर, एक फ्री स्तर, मुक्त स्तर, और एक दूसरा होगा जो देह तरल की और दूसरी बाह्य वातावरण में। यानी एक स्तर तो होगा शरीर के तरल की तरफ, यानी ये तरल पदार्थ की तरफ या ये तरल पदार्थ की तरफ, और दूसरा होगा बाह्य वातावरण की तरफ, जो बाह्य वातावरण जिसमें ये रह रहा है उसकी तरफ। तो इस प्रकार से दो प्रकार के पदार्थीय रूप में ये उत्तक अपने कार्य करते हैं। जैसे मान लो बेटा एक रक्त नलिका की बात करता हूं, तो रक्त नलिका एपिथेलियल उत्तक का हिस्सा है। अब ये जो रक्त नलिका है या रक्त वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी में अंदर ब्लड का प्रवाह हो रहा है, खून इसमें से प्रवाहित हो रहा है, रक्त इसमें से प्रवाहित हो रहा है, और रक्त प्रवाह हो रहा है तो रक्त जो है ये अंदर के ये उत्तक है, पूरे के पूरे ये उत्तक है, तो अंदर के एक तरफ ये तरल के संपर्क में है और बाहर का स्तर तरल के संपर्क में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दूसरे प्रकार के पदार्थ प्रवाहित होंगे, लेकिन तरल के रूप में ब्लड प्रवाहित नहीं हो रहा। दूसरे प्रकार के अंग है, अंग तंत्र है, हमारा खुला परिसंचरण तो है नहीं, बंद परिसंचरण है, तो यहाँ तो रक्त है नहीं। तो एक जो बाह्य संरचना है वो बाह्य आवरण, बाह्य वातावरण की तरफ, और आंतरिक संरचना देह तरल की तरफ होगा। इसी को मैंने लिखा है कि इन उत्तकों में एक मुक्त स्तर होगा और एक तो देह तरल की तरफ और दूसरा बाह्य वातावरण की तरफ संपर्क में रहेगा। यह उत्तक देह आवरण का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जितने भी आवरण है, आवरणात्मक संरचनाएं हैं, इनके निर्माण में ये बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाता है। इनकी कोशिकीय स्वरूप, जब ये कोशिका के रूप में रहते हैं, जैसे कि मान लो यह एक कोशिका है, यह एक कोशिका है, यह एक कोशिका है, यह कोशिका है, ये कोशिका है। अब इन सभी कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनेगा। तो जब इन सभी कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनेगा तो इनको जोड़ेगा, इनको जोड़ेगा, इनको जोड़ेगा। इस प्रकार से ये सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगे। बच्चों जब सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगे तो इसी समूह को हम उत्तक कहते हैं, यानी कोशिकाओं का समूह उत्तक हो गया। बट इनके मध्य में गैप है और मध्य में गैप जो होता है इसे अंतर कोशिकीय गैप कहते हैं। और इस गैप में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है, इसमें एक द्रव्य भरा होता है इस गैप में। इस द्रव्य को अधात्री कहते हैं, अधात्री। और अधात्री का इंग्लिश मैट्रिक्स होता है और इसे अंतर दोनों के बीच में होता है, तो इसे अंतर कोशिकीय अधात्री कहते हैं। अंतर कोशिकीय अधात्री, इन कोशिका के बीच में, इन कोशिका के बीच में, इन कोशिका के बीच में अंतर कोशिकीय अधात्री, और ये सब जुड़ जाते हैं तो जिस प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है इसे ही उपकला उत्तक कहते हैं। तो देखो इसमें मैंने लिखा है कि इनकी कोशिकीय स्वरूप एक दूसरे से अंतर कोशिकीय अधात्री द्वारा जुड़े रहते हैं। तो अंतर कोशिकीय अधात्री इनको जोड़ के रखते हैं और जब जुड़े रहते हैं तो ये उत्तक का संरचना बन जाता है। फिर कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है और इसे उपकला उत्तक कहते हैं। अब उपकला उत्तकों के कुछ प्रकारों के अधात्री झिल्ली, इंग्लिश में बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें होगा। इसके कुछ प्रकारों में अधात्री आवरण होना चाहिए। जैसे कि ये मान लो उत्तक बना तो इस उत्तक के नीचे एक आधार होगा और ये जो आधार बन रहा है इसे अधात्री आवरण कहते हैं। सर कैसा होता है? तो जैसे मैं बच्चों एक चित्र के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि अधात्री
आवरण जो आधारी झिल्ली के रूप में है वो किस प्रकार से है, या इसे बेसमेंट झिल्ली भी कहते हैं। जैसे बच्चों ये एक छोटा सा इस प्रकार के संरचना कोशिकाओं का, और एक कोशिकाओं का संरचना इस प्रकार से, और ये जो संरचना है इसके ऊपर फिर उपकला उत्तक होगा, और ये जो होता है इसे ही यहाँ पर आधारी झिल्ली कहते हैं, आधारी झिल्ली कहते हैं। और ये जो आधारी झिल्ली है इसे आप बेसमेंट झिल्ली भी कह सकते हो, इंग्लिश में बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मतलब क्या, नीचे, उसके ऊपर उत्तक होगा उपकला के रूप में, तो उपकला उत्तक इसके ऊपर रहता है। तो उपकला जो उत्तक है ये उत्तक इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे, और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा ये जो लेयर है इसमें दो आवरण है, एक नीचे का आवरण एक ऊपर का आवरण, ये दोनों मिलकर के आधारी झिल्ली बनाता है। एक में ग्लाइकोप्रोटीन इसमें पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इन दोनों के रासायनिक संरचना इस आधारी झिल्ली में पाए जाते हैं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका, और उसका आंसर भी आप जान गए कि कुछ उपकला उत्तक में आधारी झिल्ली या बेसमेंट झिल्ली पाए जाते हैं, और इस बेसमेंट झिल्ली के दो आवरण है, नीचे का ऊपर का, दोनों मिलकर के बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली को बनाते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, और दोनों मिलकर के इस उपकला उत्तक के संरचना को बनाने में सहायता करते हैं। यानी उपकला उत्तक इसी के ऊपर अवस्थित होते हैं सभी जगहों पे, लेकिन कुछ उत्तक जो होंगे उनमें। अब बात करते हैं सर इसमें उत्तक किस किस प्रकार के हैं, तो उपकला उत्तक में आते हैं इसके प्रकारों में। उपकला उत्तकों को दो प्रकारों में बांटा गया है, मुख्य प्रकार इसके दो हैं। जैसे एक को बोलते हैं सरल उपकला उत्तक, और एक को बोलते हैं संयुक्त उपकला उत्तक। दो प्रकार के उत्तक हैं। सरल क्यों? क्योंकि इसमें एक ही आवरण होगा उत्तकों का, इसलिए सरल कहते हैं। जैसे सरल उपकला उत्तक जो है इसका परिभाषा में लिखा है, ये उत्तक एक ही स्तर का बना होता है, इसमें एक ही स्तर पाए जाते हैं, एक ही आवरण पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ होता है सर हमारे शरीर में? तो देह गुहाओं में, हमारे शरीर के जो देह गुहा होता है उसमें, वाहिनियों में, जो रक्त वाहिनी है, लसिका वाहिनी है, इनमें, या नलिकाओं में। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नलिकाएं होती है, आहार नाल की नलिका है, बड़ी आंत की नलिका है, उसके अलावा हमारे कर्ण के पास से नलिका आ रही है, स्टेकिया नलिका है, ऐसे हजारों नलिकाएं हैं। उनके आस्तर का निर्माण करेगा, उनके ऊपर जो स्तर बनना चाहिए उसे बनाएगा। उपकला उत्तक क्या करता है? उपकला उत्तक कभी भी किसी भी प्रकार के द्रव्यों को अपने अंदर से बाहर निकलने नहीं देगा। बच्चों मान लो आपने एक पॉलीथीन लिया प्लास्टिक, और उसमें आपने दूध 1 किलो भर लिया, बांध कर घर ले आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या किया गया, उस पॉलीथीन में एक छेद कर दिया, 2 छेद कर दिया। अगर छेद कर दोगे तो क्या अब उसमें दूध टिकेगा? नहीं, उसमें से बाहर निकलेगा। ऐसा ही ये जो उत्तक होते हैं, सरल उत्तक हो चाहे संयुक्त उत्तक हो, इन उत्तकों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होगा। ये जो उत्तक होते हैं ये संपूर्ण रूप से एक दूसरे के पास सट के रहते हैं। और अभी मैंने बताया कि ये जो आधात्री होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, इनको जोड़ने में मदद करते हैं। इसके पास भी वही होता है कि ये भी एक दूसरे से सट के निर्माण होते हैं। इस प्रकार से इन स्थानों से द्रव्य प्रवाहित होकर बाहर नहीं निकल सकते। कितनी अच्छी बात है। तो ये था सरल उपकला, बिल्कुल सिंपल। सरल का मतलब एक आवरण का। जैसे मानता हूं कि मैं जो उदाहरण दे रहा हूं ये उदाहरण सरल का नहीं है, लेकिन ये आपको समझने में आसानी होगा। मान लो कि एक आलू आपने उबाला और आलू के छिलके को छिल रहे हो, तो बताओ आलू के ऊपर कितने छिलके हैं? बहुत सारे कि एक है? एक है, पतला सा। बस इसी प्रकार से हमारे शरीर में अगर कोई उत्तक सरल रूप में किसी संरचनात्मक कड़ी का निर्माण करते हैं और एक अस्तर हो, एक आवरण हो,
जैसे कि मैंने आलू का छिलका देकर आपको समझाया, ऐसा एक आवरण हो तो इसे सरल उपकला उत्तक कहते हैं। याद रखना, देहगुहा में, वाहिनियों में और नलिकाओं में ये आस्तर का निर्माण करता है और इन जगहों पे पाया जाता है। अब आते हैं संयुक्त उपकला उत्तक। नाम से ही पता लग रहा है संयुक्त यानी मिलकर बना है, संयुक्त होकर बना है, तभी इसे संयुक्त कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे एक आवरण, दो आवरण, तीन आवरण, चार आवरण, पांच आवरण, इसके पास तो एक ही आवरण था, लेकिन इसके पास ऐसे कई सारे आवरण होंगे और कई सारे आवरणों से मिलकर के फिर ये उत्तक को मजबूती से एक मोटा संरचनात्मक रूप प्रदान करेगा। इसका परिभाषा लिखा है मैंने कि इसमें दो या दो से अधिक अस्तर पाए जाते हैं, यानी स्तर के आवरण रूप दो या दो से अधिक होंगे। इसका कार्य रक्षात्मक होगा, क्योंकि ये जब खुद काफी मोटा तगड़ा होगा तो रक्षा में भाग लेगा। और हमारे त्वचा इसका एक उदाहरण है। हमारी जो त्वचा आप देखते हो ये एक आवरण से बना हुआ नहीं है, इसमें 5 आवरण है। इसके नाम अलग अलग हैं, लूसीडम टेटिनम, लूसीडम जर्मिनेटिवम, लूसीडम के रूप में ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इनमें से मैं जब त्वचा पढ़ाऊंगा तो इनके नाम आपको समझाऊंगा। तो ये सभी त्वचा के आवरण मिलकर के हमारे त्वचा को बनाते हैं। त्वचा इसका मतलब एक नहीं 4-5 आवरण से मिलकर बने होते हैं और ये संयुक्त उपकला उत्तक का उदाहरण है। ऐसे दूसरे अंगों में भी होगा हमारे शरीर के, तो इस प्रकार के त्वचा में और दूसरे अंगों में संयुक्त उपकला उत्तक पाए जाते हैं। जैसे मैंने आलू के छिलके का उदाहरण दिया समझाने के लिए, आलू का छिलका फिर से कह रहा हूं कि ये सरल उपकला नहीं है, वो अलग है, वो सेलुलोज से बना हुआ है, उसमें ग्लूकोज पार्ट हैं इत्यादि से मिलकर बने हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जैसे आलू को उबालकर एक छिलका हटाया तो एक आवरण आपको दिखा, पता लग गया कि एक आवरण है तो सरल उपकला है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, वो भी उत्तक संयुक्त उत्तक नहीं है, लेकिन संयुक्त उत्तक हमारा जो होता है उसी प्रकार का होता है। जैसे प्याज, प्याज को आप काटो, देखो एक छिलका हटेगा, फिर दूसरा छिलका हटेगा, फिर तीसरा छिलका हटेगा। ऐसे प्याज में बहुत सारे छिलके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक व्यवस्थित रहते हैं। ऐसा ही हमारे शरीर में अगर अंग या अंग तंत्र या त्वचा कहीं भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, दो या दो से अधिक आवरण हो तो संयुक्त उपकला उत्तक कहते हैं। तो उपकला उत्तक समझ में आ गया कि इस उत्तकों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होगा, चाहे संयुक्त हो चाहे सरल हो। सरल में एक आवरण होगा और संयुक्त में एक से अधिक आवरण होगा। अब बच्चों, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसके अलावा विस्तृत रूप में आपको जाना होगा डिटेल में। तो अब इसका विस्तृत रूप का एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, पहले इसे समझ लो फिर इसका वर्णन करेंगे। अगर मैं संरचना के आधार पर बात करूं तो सरल उपकला उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। सल्की उपकला, सल्काकार होता है, ये देखने में हमारे घर में जो फर्श होता है टाइल्स बिछे हुए उसके समान दिखता है। घन जैसा होता है इसलिए घनाकार उपकला कहते हैं। स्तंभ जैसा होता है लंबावत, इसलिए स्तंभाकार कहते हैं। तो 3 प्रकार के उत्तक सरल उत्तक को बांटा गया है। और आप समझ गए हो कि सरल में एक आवरण है तो इसका मतलब सल्की में, घनाकार में और स्तंभाकार में भी एक ही आवरण होगा, बट संरचनाओं के आधार पर इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। क्लियर? अब देखो, संरचना के बाद इसके ऊपर और विशेष प्रकार के संरचनाएं पाए जाते हैं। उन संरचनाओं में पक्षमा भी, जिसके इंग्लिश में सीलिया कहते हैं, या उसमें किसी प्रकार के ग्रंथि है, या उसमें बहिस्रावी है, या उसमें अंतस्रावी है। इस प्रकार की संरचनाओं के आधार पर फिर इन दोनों को, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला को, फिर 2 प्रकारों में बांटा गया है। इनको भी और इनको भी, ये दोनों मिलकर के इन दोनों संरचनाओं में अगर पक्षमाभि उपकला हो तो इसे पक्षमाभि उपकला कहते हैं। आप बोलोगे सर पक्षमाभि कैसा होता है? तो मान लो बच्चों, आप कोई कोशिका या संरचना ये, और इसके ऊपर पतली पतली ऐसे सीलिया निकला हो और इसे ही हिंदी में पक्षमाभि कहते हैं। तो अगर घन के ऊपर है तो घनाकार पक्षमाभि, और अगर स्तंभ के ऊपर है तो स्तंभाकार पक्षमाभि कहते हैं। इसी प्रकार के घनाकार के ऊपर उपकला है तो घनाकार उपकला ग्रंथिल, ग्रंथि अगर है तो, और स्तंभाकार के ऊपर है तो स्तंभाकार उपकला ग्रंथिल। यानी इन दोनों के आधार पर ये 2 और प्रकारों में बांटा गया है। फिर हम बात करते हैं ग्रंथि। हमारा पूरा शरीर ही ग्रंथि से बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं। और जो ग्रंथि होती हैं इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक कोशिकीय ग्रंथि,
हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी ग्रंथि है जो एक कोशिका के होकर भी संपूर्ण क्रियाओं को कर सकता है, इसे एक कोशिकीय ग्रंथि कहते हैं। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा आमाशय में श्लेष्म कोशिकाओं को जो है एक विशेष प्रकार का चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है, तेलीय द्रव्य, और ये द्रव्य स्रावित करता है कलश कोशिका या गॉबलेट सेल, और इसी प्रकार से एक कोशिकीय ग्रंथि गॉबलेट सेल के रूप में है, और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। दूसरा बहुकोशिकीय ग्रंथि, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर अगर कोई ग्रंथि बनता है तो उसे बहुकोशिकीय ग्रंथि कहते हैं। इस प्रकार से एक कोशिकीय ग्रंथि, बहुकोशिकीय ग्रंथि, उपकला ग्रंथि को विभाजित किया गया है। फिर इन दोनों को अगर हम स्रावन के आधार पे, अगर इनमें से जो द्रव्य स्रावित हो रहा है इसके आधार पे मैं इसे विभाजित करूं तो फिर ये दो प्रकार के होते हैं। श्रवण के आधार पर एक बहिस्रावी ग्रंथि, एक अंतस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी और अंतस्रावी आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा। बच्चों हमारे शरीर में ये जो ग्रंथि है इसका एक मूल मंत्र है याद रखने का परिभाषा के रूप में। जैसे हमारे शरीर का कोई भी ग्रंथि हो जिसमें नलिका हो उसे बहिस्रावी कहते हैं। जैसे आप भोजन ले रहे हो तो आहार नलिका है, भोजन मुख में से ग्रसिका में, ग्रसनी से होता हुआ आमाशय में चला गया, फिर आपके छोटी आंत में, बड़ी आंत में चला गया, तो नलिका से होकर गुजर रहा है। तो ये अगर है तो इसे बहिस्रावी कहेंगे, तो आमाशय बहिस्रावी के रूप में है। और अंतस्रावी क्या है? नलिका विहीन, जिसमें नलिका ना हो। जैसे आपके कपाल के पास, लाट के पास पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि के पास कोई नलिका नहीं है, अंतस्रावी ग्रंथि के रूप में ये नलिका विहीन होगा, अपने शरीर में से, अपने अंदर में से हार्मोन रिलीज करेगा, और हार्मोन छोड़ने के बाद वो रक्त में आएगा, रक्त से पूरे शरीर में चला जाएगा। यानी एक याद रखिए, इसके बारे में विस्तृत बाद में बताऊंगा। बहिस्रावी का मतलब नलिका उपस्थित, यानी जिन ग्रंथियों में नलिका उपस्थित होगा उन ग्रंथियों को हम बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे। इनके स्राव भी अलग अलग होगा, जैसे अग्नाशय रस, पित्त रस, और तमाम तरह की नलिकाओं से अलग अलग प्रकार के रस के प्रवाह होंगे, लेकिन बहिस्रावी में नलिका होना जरूरी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी है। और अंतस्रावी में, अंतस्रावी का मतलब होता है नलिका विहीन, नलिका विहीन, इसमें नलिका नहीं होगा, और इसमें से हार्मोन स्रावित होते हैं। इनमें जो रसायन स्रावित होते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं, तो हार्मोन इनमें स्रावित होगा, तो इसमें से हार्मोन स्रावित होता है, उसे अंतस्रावी कहते हैं। और जिसमें से नलिका के द्वारा रस स्रावित होगा उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो नलिका होगा तो बहिस्रावी, नलिका नहीं होगा तो अंतस्रावी। इस प्रकार से 1 मिनट में रिवाइज कर लो बच्चों। आज का टॉपिक आप पढ़ रहे हो उपकला उत्तक। उपकला में आपने देखा कि किसी भी आवरण के ऊपर हो उपकला कहते हैं। उपकला उत्तक सामान्यतः उपकला भी आप कह सकते हो। उपकला शब्द इंग्लिश में एपिथेलियल कहते हैं, रायस नामक वैज्ञानिक ने दिया। भ्रूणीय उत्पत्ति के दौरान सबसे पहले अगर कोई कोशिका बनता है तो उसे उपकला उत्तक कहते हैं, और इसमें रक्त वाहिकाएं इन उत्तकों में नहीं होता। ये विसरण क्रिया द्वारा पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, क्योंकि रक्त नलिका है ही नहीं, तो विसरण इसमें काम आएगा। इन उत्तकों में एक दूसरे स्तर, 2 स्तर होंगे, एक स्तर जो होगा देह तरल की तरफ और दूसरा स्तर होगा बाह्य वातावरण की तरफ। तो इस प्रकार के 2 स्तर के रूप में ये पाए जाएंगे। ये उत्तक देह आवरण का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं का जो संरचनात्मक रूप है एक दूसरे से अंतर कोशिकीय अधात्री द्वारा जुड़े होते हैं। तो जैसे ये कई इस प्रकार के कोशिका मैंने दिखाया, कोई कोशिकाओं में नो डाउट केंद्रक होगा, और इन कोशिकाओं में एक दूसरे से जोड़ने में जो संरचना काम कर रहा है उसे अंतर कोशिकीय अधात्री कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम मैट्रिक्स है, और ये उत्तक के संरचना को बनाते हैं। दूसरी बात, उपकला उत्तकों में कुछ प्रकारों में आधारी आवरण या आधारी झिल्ली या बेसमेंट झिल्ली पाए जाते हैं, और ये बेसमेंट झिल्ली इनको आधार प्रदान करता है। आधार प्रदान करने पर इनकी संरचना और शक्तिपूर्वक कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक छोटा सा चित्र मैंने बनाया है, इसमें 2 स्तर हैं, एक बाह्य स्तर, एक आंतरिक स्तर, और इन 2 स्तरों में से इसके ऊपर फिर उपकला होगा, वो अलग है। मैं सिर्फ आधारी की बात कर रहा हूँ। तो इनमें से ये जो ऊपर वाला आवरण है इसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन के आवरण केमिकल के रूप में, और दूसरा म्यूकोपॉलीसेकेराइड के आवरण रसायन के रूप में होंगे। दोनों मिलकर के ऊपर के आवरण को बनाएंगे और इसे आधारी झिल्ली कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी सरल उत्तक होते हैं, इसमें सब में सरल उत्तकों में इस प्रकार के आवरण होंगे।
और कुछ संयुक्त में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब देखो, उपकला उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक। मैं बता चुका हूं कि यदि किसी उत्तक में एक आवरण हो तो सरल उत्तक कहते हैं और संयुक्त उत्तक दो या दो से अधिक आवरण हो। सर ये किस में पाए जाते हैं? तो अभी आप याद रखिए, देह गुहा में, वाहिनियों में और नलिकाओं में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका कार्य रक्षात्मक होता है आपके त्वचा में और साथ में और अंग तंत्रों में ये पाए जाते हैं। अब हम आपको अगली क्लास में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, बट अभी इसका शॉर्ट जो ग्राफ है वो मैं बना दिया हूँ। सरल उपकला उत्तक संरचना के आधार पर इसमें सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन इसके मुख्य रूप हैं। फिर हम आगे डिवाइड करें तो घनाकार उपकला और स्तंभाकार के रूप पर सीलिया या ग्रंथि के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। एक को पक्षमाभी उपकला, पक्षमाभी को इंग्लिश में सीलिया कहते हैं, और उपकला ग्रंथिल, ग्रंथि को उपकला ग्रंथिल के रूप में या ग्रंथि उपकला उत्तक भी बोलते हैं। अब इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, एक कोशिकीय ग्रंथि और बहुकोशिकीय ग्रंथि। इन दोनों को फिर दो प्रकारों में बांटा गया, श्रवण के आधार पर बहिस्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि। जिन ग्रंथियों में नलिका होगा उसे बहिस्रावी ग्रंथि और जिनमें नलिका नहीं होगा उन्हें अंतस्रावी ग्रंथि। जैसे आंखों से आंसू निकलते हैं तो अश्रु ग्रंथि से निकलते हैं, तो अश्रु ग्रंथि जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि है, वहाँ से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो भी हार्मोन निकलते हैं, स्रावित होते हैं, वो नलिकाओं से या ग्रंथियों से नहीं बल्कि वो ग्रंथि से निकलकर ब्लड में चला जाता है, और ये जो ग्रंथि कहलाते हैं इसे अंतस्रावी कहते हैं। अंदर शरीर के श्रवण हो रहा है, बाहर नहीं, हार्मोन बाहर नहीं आ रहे हैं, और फिर ये नलिकाओं से होते हुए हमारे जहाँ भी जिस ऑर्गन के पास, जिस अंग के पास जाना चाहिए वहाँ क्रिया करेगा। तो इस प्रकार के आपने उपकला को आज के क्लास में यहाँ तक देखा कि किस प्रकार से इसकी संरचना बनी। अगले क्लास में इसके सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभी, उपकला ग्रंथिल और बहिस्रावी, अंतस्रावी को विस्तृत रूप से देखोगे। ओके स्टूडेंट्स।